हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में ये देखा था कि अगर हमारे पास एक चार्ज है, लेट्स से उसका नाम Q1 है, और इसी तरीके से एक और चार्ज है जिसका नाम Q2 है, तो इन दोनों चार्जेस के दरमियान या एक फोर्स एग्जिस्ट करती है, या ये चार्ज इस Q2 चार्ज पे एक फोर्स एग्जिस्ट करता है, एग्जर्ट करता है, सॉरी, यानी और ये फोर्स जो है आइदर अट्रैक्टिव हो सकती है या रिपल्सिव हो सकती है। और हमने बेसिकली इस फोर्स को इस तरीके से देखा था, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर और यूनिट वेक्टर AR। ठीक है, अगर ये फोर्स 1 की वजह से 2 पे लग रही है तो इसको हम 1 2 कह देंगे, और ये यूनिट वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में होगा। ये यूनिट वेक्टर हमें ये बताता था कि ये फोर्स अगर अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास Q1 एंड Q2 पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ये फोर्स रिपल्सिव फोर्स होगी, और AR2 जो है बेसिकली इस डायरेक्शन में होगा। इस तरीके से अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो ये अट्रैक्टिव फोर्स होगी, और AR इस डायरेक्शन में होगा। इस तरीके से ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है तो भी ये अट्रैक्टिव फोर्स होगी, और AR इसी डायरेक्शन में होगा, AR12। अगर ये नेगेटिव नेगेटिव है तो ये एक दोबारा रिपल्सिव फोर्स होगी। इस तरीके से हमने ये भी देखा था कि एक क्वांटिटी, बेसिकली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा था और उसको हमने डिफाइन किया था इस फॉर्मूले से, जिसे हम कह सकते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज, और हमने कहा था कि लिमिट Q है वो अप्रोचेस टू 0 है। इसी तरीके से हमने बेसिकली फर्दर ये देखा था कि अगर हमारे पास मल्टीपल चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3 Q4, और एक टेस्ट चार्ज हमने Q रखा है यहाँ पे, तो जो टोटल फोर्स ये फील करेगा, ये टेस्ट चार्ज पे जो टोटल फोर्स अप्लाई होगी, वो ये वाली फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स, इस फोर्स का एडिशन होगा। और इसको हमने कहा था कि ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के तहत ये हो रहा है। इसी तरीके से अगर हमने इसको देखा तो फील्ड को भी हमने कहा था कि जो फील्ड है उसको भी हम समीशन की फॉर्म में देख सकते हैं, यानी अगर टोटल चार्जेस I से लेकर N तक हैं, 1 से लेकर N तक हैं, और ये I 1 से लेकर N तक कंसिस्ट कर रहा है, तो 1 से N और Q QI 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RI ARI
और चूँकि ये एक कांस्टेंट है तो इसको हम फर्दर इस तरह लिखते थे i इक्वल्स टू 1 से n क्यू आई आर आई स्क्वायर ए आर आई स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारी टोटल फील्ड थी जो कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जो फील्ड होगी वो हम इस तरीके से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हमने कैलकुलेट की थी। फिर हमने फर्दर ये देखा था कि अगर हमारे पास एक चार्ज है, कोई भी ऐसी फील्ड है जो रेडियली आउटवर्ड जा रही है, तो लेट्स से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कहा था कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर और ए आर है, यानी ए आर जो है डिस्टेंस है आर स्क्वायर। तो ये बेसिकली 1/r स्क्वायर जो है ये बता रहा है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, जो हमारी फील्ड है इसका एम्पलीट्यूड जो है वो कम होता जा रहा है। तो हमने अगर इसको फील्ड लाइन से इंडिकेट करें तो ये अगर ये फील्ड लाइंस हैं अगर, तो इसके मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करने के लिए हमने कहा था कि ये जो एरो का लेंथ है अगर ये स्मॉल है तो ये इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ कम है बनिस्बत यहाँ के। और हमने ये भी देखा था कि जो फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा स्ट्रेट होती हैं और एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। इसी तरीके से हमने एक और कॉन्सेप्ट ये भी देखा था पहले कि लेट्स से कि हमारे पास एक कोई एरिया है और यहाँ से ये फील्ड लाइंस पास हो रही, ठीक है, और हम अगर इसका एक स्मॉल पैच सा ले लें, इन्फिनिटली स्मॉल एरिया ले लें, और इस एरिया का जो इसको मैं लेट्स से डी ए कह रहा हूँ, ये कोई एरिया है और इसकी एक पोजीशन है नॉर्मल, ठीक है, जो रेडियली आउटवर्ड जो नॉर्मल है इसका लेट्स से ये डी ए है। अब ये नॉर्मल है और यहाँ पे जो फील्ड लाइंस आ रही हैं, फील्ड लाइंस हैं ये इसमें से पास हो रही हैं, कोई बेसिकली इनके और इस नॉर्मल के दौरान और जो ये फील्ड लाइन पास हो रही है लेट्स से ई है, ये इनके दरमियान एक एंगल है जिसको हम थीटा कहते हैं। तो अगर हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट देखें, ई डॉट डी ए बल्कि डी एस, हम इसको डी एस से इंडिकेट करते हैं, और एक ये वेक्टर है डी एस, ये भी एक वेक्टर है, और हमने इसको ये देखा है कि बेसिकली ये ई जो भी इसका नॉर्मल वेक्टर होगा और ये एस, और अगर हमने फर्दर ये देखा था कि अगर डॉट प्रोडक्ट को हम ख़त्म करें तो हमें कॉज ऑफ थीटा लगाना पड़ता है, और ये थीटा हमने अभी देखा है कि अगर ये एक नॉर्मल है और यहाँ पे जो फील्ड जा रही है इनके दरमियान जो एंगल है उसको हम थीटा कह रहे हैं, ई एन, ठीक है। तो ये भी मैग्नीट्यूड है डी एस, ये भी मैग्नीट्यूड है, और दिस इज द एंगल बिटवीन देम। इस चीज़ को हमने 5 या फ्लक्स का नाम भी दिया था, ठीक है, और इसको हम नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू यूनिट एरिया के नाम से भी देखते हैं। तो बेसिकली फ्लक्स को इस तरीके से डिफाइन किया था। अब अगर ये फील्ड लाइंस हैं हमारे पास, लेट्स से ये फील्ड लाइंस हैं और एक मैं यूनिट एरिया यहाँ पे रख रहा हूँ, तो बेसिकली जो नॉर्मल बन रहा है,
ठीक है, नॉर्मल बन रहा है जो इस डायरेक्शन में, और जो फील्ड है इनके दरमियान जो थीटा है वो ज़ीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्लक्स है, फील्ड लाइंस हैं वो मैक्सिमम पास हो रही हैं, तो यहाँ पे जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम है। अगर इसी तरीके से ये थोड़ा सा इस तरीके से पड़ा हुआ है, ये नॉर्मल है और ये नंबर ऑफ ये आ, कोई फील्ड लाइंस हैं। अब जो थीटा बन रहा है इनके दरमियान, नॉर्मल के दरमियान और इनके दरमियान, दैट इज़ 90, तो कॉस 90 ज़ीरो हो जाएगा, तो फ्लक्स मिनिमम होगा। और इसी तरीके से अगर ये थोड़ा सा टिल्टेड हो और ये फील्ड लाइंस हैं, तो इनमें दरमियान जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, तब जो फ्लक्स होगा वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा। इसी तरीके से हमने बेसिकली ये देखा था कि लेट्स से अगर हमारे पास एक चार्ज है Q और ये एक सरफेस है, स्फेयर है, ये जो डिस्टेंस है इसका यहाँ से r है, रेडियस इसका r है, और यहाँ पे जो बेसिकली और जो ये स्फेयर है, ये कंसेंट्रिक स्फेयर है, यानी इसका एक ही रेडियस एक जैसा है। तो और हम ये कह रहे हैं कि ये फील्ड जो है इसकी रेडियली आउटवर्ड है, यानी अगर यहाँ पे अगर हम एक डिफरेंशियल एरिया देखें डी ऑफ एस, तो जो फील्ड लाइंस यहाँ पे आ रही हैं, बेसिकली अगर हम इसको यूँ देखें, ये अगर नॉर्मल है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो भी इसी डायरेक्शन में है, जो इनके दरमियान थीटा बन रहा है दैट इज़ ज़ीरो। तो जो फ्लक्स है यानी ये इतना इन्फिनिटली स्मॉल है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जा रही है उसका और नॉर्मल का डायरेक्शन बिल्कुल ज़ीरो है। तो फाई इज इक्वल्स टू बेसिकली ई एंड डी एस के इक्वलेंट है। तो हमने बेसिकली फिर और हमें ये भी पता है कि फील्ड जो है इस क्यू चार्ज की, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 r स्क्वायर A ऑफ r। तो अगर हम टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करें तो उसके लिए हमने देखा था कि हमें ये फॉर्मूला बेसिकली यूज़ करना है। E हमें गिवन है, और तो हम इसको अगर इस तरीके से लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 r स्क्वायर, और डी एस बेसिकली क्योंकि जो फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड है, तो A ऑफ r डी ऑफ थीटा डी ऑफ फाई हो जाएगा, और मेट्रिक कोफिशिएंट जो है यहाँ पे r स्क्वायर साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये r और ये r सेम है, तो इसको मैं स्मॉल लिख देता हूँ। तो बेसिकली जो हमारा d ऑफ s था वो r स्क्वायर साइन ऑफ थीटा A ऑफ r d थीटा एंड d फाई है। तो यहाँ पे बेसिकली इसको हमने अगर देखें तो r स्क्वायर साइन ऑफ थीटा d थीटा एंड d फाई सरफेस इंटीग्रल, और ये जो फ्लक्स हमारे पास निकला था वो निकला था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल, यानी जो टोटल फ्लक्स था वो हमने ये देखा था कि इसके इक्वल निकला। अब अगर इस एक चार्ज की जगह मल्टीपल चार्जेस हों Q2 Q3 Q4, तो हमने ये देखा था कि उस केस में जो टोटल फ्लक्स है वो
बेसिकली एप्सिलॉन नॉट क्यू इनक्लोज्ड के करीब आ जाता है, जितना भी चार्ज इनक्लोज्ड है उसके इक्वल हो गया था। और ये हमने सुपरपोजिशन थ्योरम के थ्रू देखा था। इस तरीके से अगर हम फर्दर इसको आगे लेके चलें, बेसिकली इसको हम अगर इस तरीके से देखें कि हमारे पास ये चार्ज है, मल्टीपल चार्ज है, ठीक है, तो हमने अगर इस टोटल चार्ज को ऐड कर लें तो क्यू आई समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, तो इसको मैं क्यू इनक्लोज्ड का नाम दे रहा हूँ। तो एक ई डॉट डी एस एक क्लोज सरफेस के लिए इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू 1 to n, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ई डॉट ई आई डॉट डी एस विच इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू 1 to n क्यू आई, और इन द एंड हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी एस, और ये क्लोज्ड सरफेस के लिए था। अब इसी प्रॉब्लम को हम फर्दर ये देखते हैं कि हमारे पास लेट्स से कि एक ऐसी सरफेस है जिसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव है, और ये चार्ज जो है बेसिकली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी जो चार्ज यहाँ पे है वो चार्ज यहाँ पे है, जो चार्ज यहाँ पे है वो यहाँ पे है, तो ये सिमेट्रिक होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसका, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक है। अब हम बेसिकली एक स्फेयर है और उसके अराउंड ये चार्ज है। अब हम जो फंडामेंटल हमारा इशू है, जो हम ई फील्ड पहले निकाल रहे थे, उसको अब हम एक लेट्स से एक पॉइंट पी यहाँ पे और इस सरफेस के ऊपर, और एक पॉइंट अंदर कोई भी एक पॉइंट लेट्स से ए, दिस इज सी एंड दिस इज बी, इन 3 पॉइंट पे हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको देखना है। और ये जो स्फेयर है इसका रेडियस ये है, बेसिकली जो सेंटर है इस स्फेयर का वो ये है 0.0। तो सबसे पहले तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि पॉइंट सी पे तो इसको हम यहाँ पे पिक्चर बना लेते हैं कि लेट्स से कि हमारे पास ये एक ओरिजिन है, एक स्फेयर है और एक और स्फेयर है सी, ये पॉइंट है। और अब एक हमने सरफेस बना ली, एक स्फेयर बना ली जिसे हम गॉसियन सरफेस का नाम दे रहे हैं। ठीक है, और बेसिकली जो हमने अभी गॉस लॉ देखा था, कि E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू
क्यू इनक्लोज एप्सिलॉन नॉट, उसके थ्रू हमने ई फील्ड को कैलकुलेट करना है। पॉइंट सी पे, पॉइंट बी पे, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट है ए बी सी, इन 3 पॉइंट पे। तो पॉइंट सी को पहले देख लेते हैं, और इसको हम कह रहे हैं कि ये एक पूरा रेडियस है R1। तो हमने बेसिकली शुरू में हमने ये कहा था कि जो चार्ज है सिमेट्रिक है, यानी बेसिकली अगर हम इसको फर्दर ये देखें कि दिस इज ई डॉट डी एस, ठीक है, और अगर हम इसके डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद जो इसका मैग्नीट्यूड ले लें, तो दैट इज़, लेट्स से अगर रेडियल है तो ई आर हो जाएगा, और इसका ये मैग्नीट्यूड है बेसिकली, और ये भी डी एस भी एक मैग्नीट्यूड बन जाएगा जब इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। अब ये जो ई आर है ये एक मैग्नीट्यूड है, दैट्स, अगर ये जिस स्फीयर पे चार्ज है ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और सिमेट्रिक है, तो इस पूरे स्फीयर पे जो ई फील्ड होगी वो कांस्टेंट होगी। अगर यहाँ पे भी चार्ज इक्वल है, ये पूरे स्फीयर पे चार्ज इक्वल है, यानी हमने कहा है कि इस पूरे स्फीयर पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और सिमेट्रिक है, तो इस पूरे स्फीयर पे इस पॉइंट सी, जो पॉइंट सी पे हमने एक इमेजिनरी स्फीयर बनाया है, इस पूरे स्फीयर पे जो चार्ज है वो जो फील्ड है वो एक जैसी होगी, यानी ये कांस्टेंट होगी। तो इसको मैं इंटीग्रल से बाहर ले आऊँगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और ds बेसिकली जो एरिया है इस पूरी स्फीयर का, उसका मैं फर्दर इंटीग्रल ले लूँगा, सरफेस इंटीग्रल। तो ई डॉट डी एस जो है फर्दर हमारे पास ई आर, और बेसिकली इसका जो सरफेस इंटीग्रल है 0 से पाई, 0 से 2 पाई, और जो डी एस है हमारा वो आ जाएगा, और इस इंटीग्रल को हम देखेंगे तो इन द एंड ये हमारे पास आ जाएगा ई आर 4 पाई आर स्क्वायर, जो इस स्फीयर का एरिया है वो आ जाएगा। और ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल है हमने, क्योंकि हमने बेसिकली ये अज्यूम किया है कि जो हमारा चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना होता तो हम इस ई को कॉमन ना ले सकते, और ई को हमने कॉमन लिया है, बाकी जो ये जो बच गया ये जो बच गया बाकी, ये सिर्फ एरिया है, और वो हमने एरिया इसको एज इट इज लिख दिया। और यहाँ पे अब देखें कि ये हमने अभी देखा है कि जो ई डॉट डी एस है वो इक्वल होता है चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। तो इसको अगर आप, जो इसका मैग्नीट्यूड है ई आर को, अगर आप इस तरीके से देखें कि हमारे पास ई डॉट डी एस है वो ई आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल है, और ये फर्दर आगे क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। और अगर मैं यहाँ से ई आर को फर्दर इस तरीके से लिख दूँ, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर,
और अगर इसकी डायरेक्शन भी मेंशन कर दूँ तो हमने ये देखा था कि ये रेडियली आउटवर्ड है, ई आर कंपोनेंट है। तो जो ई आर है हमारा, जो ई है हमारा, वो बेसिकली ए ऑफ आर क्यू इनक्लोज एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल है। तो इसमें ये देखें कि ये जो और अगर ये क्यू इनक्लोज बेसिकली क्यू इनक्लोज, अगर जो चार्ज है इस पूरे को मैं अगर क्यू इनक्लोज को क्यू के इक्वल कर दूं, यानी एक वैल्यू दे दूं क्यू की, ठीक है, तो ये आगे फर्दर ये बन जाएगा ए ऑफ आर क्यू एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर। तो अभी हमने कुछ ही देर पहले देखा है कि अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज हो, लेट्स से यहाँ पे इस स्फेयर की जगह जहाँ पे एक सिंपल चार्ज हो Q, और उसका हम अगर ई फील्ड देखें तो वो भी लेट्स से अगर हम एक चार्ज देखें, ठीक है, Q1, और यहाँ पे एक चार्ज है Q2, तो जो वो फील्ड उनके दरमियान भी जो फील्ड है वो भी इसके इक्वल आ रही है। यानी इसको मैं अगर इधर देखूं, यानी अभी हमने ये देखा है कि हमारे पास एक ये एक स्फेयर है और इसके ऊपर चार्ज पड़ा हुआ है, और हमने बेसिकली एक पॉइंट सी पे जो फ्लक्स जा रहा है उसको कैलकुलेट किया है ई डॉट डी एस के थ्रू, और हमने जो हमें जो आउटपुट मिला है उससे जो क्यू इनक्लोज्ड एप्सिलॉन नॉट गॉस लॉ को यूज़ किया है, और उससे जो हमने ई फील्ड निकाली है दैट इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, बेसिकली आर, जो आर है यहाँ पे R1 है, तो इसका मतलब है कि जो इस पॉइंट पे ई फील्ड है वो एग्जैक्टली इक्वल है कि अगर यहाँ पे चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड होता, वो फील्ड और जो इस स्फेयर के अराउंड जो चार्जेस हैं उसकी फील्ड इक्वल आ रही है। यानी अगर मैं इसको लिखूं, द फील्ड आउटसाइड द स्फेयर is exactly the same as it would have been if all the charge had been concentrated at the center। यानी ये जितना चार्ज अगर यहाँ पे सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड होता तब भी हमारे पास यही फील्ड आती, और अगर इस स्फेयर के अराउंड है तब भी यही फील्ड आ रही है। इस तरीके से हमने एक पॉइंट सी पे देख लिया। लेट्स से अब यहाँ पे एक पॉइंट बी पे देखते हैं, या बी से पहले हम एक पॉइंट इस स्फेयर के अंदर देखते हैं कि इस स्फेयर के अंदर हमारे पास क्या फील्ड आ रही है।
यानी कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स से ए, और ये ओरिजिन है ओ। यहाँ से हमने देखा था ये डिस्टेंस r1 है, और ये हमारे पास फील्ड वही आ रही है जो कि, यानी यहाँ से जो फील्ड फ्लक्स निकल रहा है इस फेयर से, या जो फील्ड महसूस कर रहा है इस पूरे स्फेयर पे, वो इक्वल है अगर ये पूरा चार्ज यहाँ पे कंसंट्रेटेड होता। ये R1 बेसिकली यही बता रहा है। अब अगर हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास इस ए पॉइंट पे क्या फील्ड है, तो इसके लिए हम दोबारा गॉस लॉ को देखेंगे, ई डॉट डी एस। ठीक है, और हमने बेसिकली क्या करना है कि इसके दौरान भी एक दोबारा से सर्कल, एक स्फेयर जो है बना लेना, और दिस इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो बेसिकली ये सेम प्रोसीजर है जो ई है, इसको अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें और एम्पलीट्यूड की फॉर्म में लिख लें डी एस, और बेसिकली जो ई आर है इसको फर्दर मैं, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैं ई आर को अगर बाहर निकाल दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और डी एस जो है वो इस स्फेयर का वैसे का वैसे डी एस आ जाएगा। और दिस इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड एप्सिलॉन नॉट। अब इसका डी एस बेसिकली डिपेंड कर रहा है, क्योंकि एक स्फेयर का जो एरिया होता है वो हमने देखा है कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ का आर जो है, लेट से अगर ये जो आर है इस स्फेयर का रेडियस ए है, तो इसको मैं फर्दर इस तरीके से लिख सकता हूँ कि ये 4 पाई आर ए के इक्वल हो गया। ठीक है, लेकिन बेसिकली जो यहाँ पे एक चीज़ है, हम ये देखें कि स्फेयर के अंदर जो चार्ज है, गॉसला यही कहता है ना कि जो स्फेयर के अंदर जितना चार्ज इनक्लोज्ड होगा, फ्लक्स जो है, आउटवर्ड फ्लक्स है, जो अगर हमारे पास ये आउटवर्ड फ्लक्स है, वो इक्वल है चार्ज इनक्लोज्ड के। लेकिन अब यहाँ पे देखें, अगर हम इसको मैं दोबारा से बनाता हूँ, ठीक है, ये एक कंडक्टर टाइप थी जिसपे हमने कहा था कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये ओरिजिन है, और हमने ए पॉइंट पे इस फील्ड को देखना था। अब देखें यहाँ पे कोई इस स्फेयर के अंदर अगर हम फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, गॉस लॉ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमने ये देखा था कि जो भी इस स्फेयर के अंदर चार्ज इनक्लोज्ड होगा उसके इक्वल है। लेकिन इस स्फेयर के अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, तो ये चार्ज इनक्लोज्ड बेसिकली ज़ीरो के इक्वल होगा, तो ये फर्दर ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। तो अब हमने ये देखा है कि यहाँ पे इसका एरिया, तो अगर मैं इसको हटा दूँ और ये देखूँ कि डेल डॉट डी एस, इस स्फेयर का एरिया तो ज़ीरो नहीं है। ठीक है, अगर लेट्स से ये ई आर हमारे पास फर्दर ज़ीरो के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे क्यू इनक्लोज ज़ीरो के इक्वल है, तो अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये ज़ीरो है क्योंकि दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो, आइदर बी इज इक्वल टू ज़ीरो, ए इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ए तो ज़ीरो नहीं हो सकता, ज़ीरो ई फील्ड हो सकती है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो फील्ड है इनसाइड द कंडक्टर या इनसाइड दिस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, वो ज़ीरो होगी। तो हमने ये कंक्लूड किया है कि अगर हम
इस कंडक्टर के अंदर देखेंगे जो फील्ड, तो हमारी फील्ड जो है वो 0 के इक्वल है। इसको मैं दोबारा से देख लेता हूँ, यानी अगर हमने इस पूरे प्रॉब्लम को दोबारा से देख लेते हैं। हमने बेसिकली एक स्फेयर ली और उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हमने बेसिकली 3 पॉइंट सिलेक्ट कर लिए, सी, इसके ऊपर सरफेस के ऊपर बी, और एक पॉइंट है ए। हमने कहा है कि यहाँ पे फील्ड क्या होगी, यहाँ पे फील्ड क्या होगी, यहाँ पे फील्ड क्या होगी। तो हमने अगर हम इसको अगर फर्दर देखें तो ये देखा कि अगर हम ये स्फेयर बनाई है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और एक गॉसियन सरफेस बनाई, इमेजिनरी सरफेस बनाई जिसका रेडियस था r1, और हमने कहा कि गॉस लॉ अप्लाई करते हैं इसमें, यानी E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड एप्सिलॉन नॉट, और उससे जो हमारी फील्ड निकली थी वो निकली थी जो भी चार्ज इनक्लोज्ड है, Q इनक्लोज्ड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 स्क्वायर। ठीक है, और इससे हमने कहा था कि ये एग्जैक्टली सेम है अगर ये सारा चार्ज इस पॉइंट पे होता। और फिर हमने दूसरा ये देखा कि अगर हम इसी चीज़ को दोबारा देखें, ये हमारे पास एक स्फेयर है, कंडक्टर है जिसके सरफेस पे चार्ज है, हमने अज्यूम कर लिया, और हमने ये पॉइंट सी है हमारे पास बेसिकली, और यहाँ पे पॉइंट है हमारे पास ए, और इस पॉइंट ए पे हम फील्ड देखना चाह रहे हैं। तो हमने एक और गॉसियन सरफेस बना ली और इस पे हमने गॉस लॉ को दोबारा से अप्लाई कर दिया, E डॉट डी एस क्यू इनक्लोज्ड एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि यहाँ पे गॉस लॉ ये कहता है कि जो आउटवर्ड फ्लक्स है वो चार्ज इनक्लोज, यानी ये आउटवर्ड फ्लक्स जो है वो चार्ज इनक्लोज्ड के इक्वल है। तो ये चार्ज इनक्लोज्ड, अब इसमें देखें क्योंकि चार्ज है ही नहीं, और इस कंडक्टर जो चार्ज हमने अज्यूम किया है वो इस कंडक्टर की सरफेस पे किया हुआ है, और हम इस सरफेस के अंदर एक पॉइंट सेलेक्ट करके एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस स्फेयर बनाई है, और उस स्फेयर पे हम फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बेसिकली जब चार्ज ही नहीं होगा तो क्यू इनक्लोज्ड है वो 0 हो जाएगा। तो अब हमारे पास इसको हम ये देखते हैं कि अगर और हमने ये कहा था कि ये चार्ज जो है अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सिमेट्री को अगर हम देखें तो हम E को बेसिकली इसके मैग्नीट्यूड को बाहर निकाल सकते हैं, इस इंटीग्रल की बात कर रहा हूँ, और ये ds की फॉर्म में आ जाएगा, और हमने कहा है कि चार्ज इनक्लोज 0 है। तो अब हमने ये देखा है कि अगर क्योंकि इस स्फेयर का एरिया तो 0 नहीं हो सकता, यानी अगर एक क्वांटिटी ए बी इज इक्वल टू 0 है, तो अगर हम इनका प्रोडक्ट देख रहे हैं, प्रोडक्ट 0 है, तो ए 0 होगा, ठीक है, या इनका प्रोडक्ट ए 0 होगा या बी 0 होगा, तब भी आंसर 0 आएगा ना। तो अब हमारे पास एरिया तो 0 नहीं है, ई फील्ड 0 हो सकती है। तो हमने इसमें ये कंक्लूड किया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर या जो स्फेयर है वो 0 है। अब हम थर्ड पार्ट इस तरीके से अगर देखें तो हम बेसिकली यहाँ पे हमने कहा है कि बेसिकली गॉस लॉ अप्लाई करना चाह रहे हैं, यानी हम ई फील्ड अप्लाई देखना चाह रहे हैं बी पॉइंट पे। यानी अगर हम इसको फर्दर देखें तो हम करना ये चाह रहे हैं कि
जो थर्ड पॉइंट था हमारा वो इसके ऊपर सरफेस के ऊपर था, यानी ये चार्ज पड़ा है, ये चार्ज है और इस पॉइंट पे हम देखना चाह रहे हैं, और इसके लिए हमने गॉस लॉ अप्लाई किया था। और गॉस लॉ क्या करता है, टोटल आउटवर्ड फ्लक्स को देखता है। और फ्लक्स के लिए हमें क्या चाहिए कि हम एक सरफेस बनाते हैं और उसमें से देखते हैं कि, यानी एक सरफेस बनाई और उसमें से देखा कि कितना फ्लक्स आउटवर्ड जा रहा है। तो उसके लिए हम एक स्फेयर दोबारा से बनाते हैं, लेकिन हम अब इस तरीके से स्फेयर लेंगे कि बिल्कुल इन्फिनिटली स्मॉल, जो इसके रेडियस से, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है और इस स्फेयर का जो रेडियस है बहुत ही माइनर फर्क होगा। यहाँ पे तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लेकिन बहुत ही इन्फिनिटली स्मॉल होगा। तो अगर जैसे ही हम फ्लक्स जो गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, तो अगेन ये सिमेट्रिक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ई फील्ड इस पूरे स्फेयर पे, या इसका फ्लक्स जो है पूरा इस स्फेयर पे चेंज नहीं होगा इस बी रेडियस के, और इसका रेडियस हम कह रहे हैं आर बी। तो इसको मैं ई फील्ड को बाहर निकाल लेता हूँ, डी एस आ जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड एप्सिलॉन नॉट, ये जो एरिया है बेसिकली ये इक्वल हो जाएगा ई 4πr² क्यू इनक्लोज्ड एप्सिलॉन नॉट, और जो ई हो जाएगा हमारे पास दैट विल बी इक्वल्स टू इनक्लोज्ड एप्सिलॉन नॉट 4πrb²। तो ये तीन हमारे पास रिजल्ट आ गए। हमने देखा था कि ई ए, ई बी, ई सी, और मैं बेसिकली ये अगर एक ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। ई ए पे हमने देखा था क्योंकि कोई चार्ज इनक्लोज नहीं था तो ये ज़ीरो है। ई बी पे जो हमारी फील्ड निकली है वो चार्ज इनक्लोज 4πε0 RB², और ई सी पे जो हमारी वैल्यू निकली है इनक्लोज्ड 4πε0 RC² या R1² हमने उस वक्त लिया था। तो अगर मैं इसको RC कह रहा हूँ, इसको RB कह रहा हूँ और इसको RA कह रहा हूँ, तो जो मेरी फील्ड निकली थी वो ये निकली थी। इसका मतलब है कि जो भी कंडक्टर है, स्फेयर है, और उसके सरफेस पे जो चार्ज है, कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, और जो पॉइंट बी और पॉइंट सी पे जो हमने फील्ड देखी है वो बेसिकली एग्जैक्टली इक्वल है कि अगर हम इस चार्ज को बेसिकली कंसंट्रेट करके सेंटर पे अगर देखते हैं, इस तरीके से हम इसकी फर्दर एग्जांपल्स देखेंगे। और बेसिकली हमने आज गॉस लॉ की एक एप्लीकेशन देखी है कि अगर हमारे पास किसी भी पॉइंट पे, यानी पॉइंट पे डिफरेंट पॉइंट्स पे ई फील्ड निकालनी हो, तो बजाय हम इसके कि एक ई फील्ड को अलग अलग कैलकुलेट करें, हम गॉस लॉ अप्लाई करके ई फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं।